हेलो स्टूडेंट, चलिए फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग जो कि पेपर नंबर 2 है आपके सीएमए फाउंडेशन के अंदर। आज हम बात करने जा रहे हैं उसके पोस्टल टेस्टेड पेपर के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर काफी सारे एमसीक्यूज मिलेंगे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के भी। इंटरेस्टिंग है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक एमसीक्यू को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और सॉल्व करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अब हम लोग। तो एमसीक्यू देखते हैं। द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसका मेन पर्पस क्या होता है? बहुत सिंपल है सर, ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है कि आपके जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको कंपनी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना, उनको बताना कि देखो हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ है, उन्हें ये बताना कि देखो मेरे ये एसेट्स हैं, ये लायबिलिटीज हैं और ये मेरा कैपिटल बैलेंस है। ठीक है, तो मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। टू मेंटेन बैलेंस शीट, टू मिनिमाइज टैक्सेस, टू कीप ट्रैक ऑफ लायबिलिटीज, ये सारी चीजें तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो अपने आप ही हो जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपकी बैलेंस शीट आती है, टैक्सेस को मिनिमाइज करना, ठीक है, अगर प्रॉफिट कम है तो टैक्स भी आप कम कर सकते हो, और अपनी लायबिलिटीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, लेकिन जो पर्पस है कि हम क्यों फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं वो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देना अपने शेयर होल्डर्स को। आइए इसके बाद, ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आई होप आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट याद होगा, तो ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो आपको पता है कि डेबिट और क्रेडिट कॉलम है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए। इससे हम क्या चेक करते हैं सर? इससे हम चेक करते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मतलब मैंने जो एंट्रीज पास करी थी पहले, वो एंट्रीज बिल्कुल सही है। सही इन द सेंस कि डेबिट और क्रेडिट पे जो अमाउंट थे वो सही है, पोस्टिंग डेबिट क्रेडिट में सही गए हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ बैलेंस शीट बैलेंसेस, बिल्कुल भी नहीं। लेजर अकाउंट बैलेंस, जी हाँ, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपके जितने भी लेजर अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जितने भी आपके रियल पर्सनल नॉमिनल लेजर अकाउंट होते हैं, उनके बैलेंसेस आप यहां लिखते हो। जो अकाउंट डेबिट बैलेंस दिखा रहा है उसको डेबिट में लिखते हो, जो अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है आप उसे क्रेडिट पे लिखते हो। तो ट्रायल बैलेंस एक्यूरेसी चेक करता है किसकी? लेजर बैलेंसेस की, ना कि बैलेंस शीट के बैलेंस। कैश फ्लो के बैलेंस कहां से आ गया? इनकम स्टेटमेंट बैलेंसेस कहां से आ गए? इनकम स्टेटमेंट में तो सीधे नेट प्रॉफिट या लॉस ही निकलता है। ठीक है, तो सही जवाब है इसका बी, यानी कि लेजर अकाउंट बैलेंसेस। आइए, money spent rupees 12,000 as traveling expenses of the directors on trips abroad for purchase of capital assets। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डायरेक्टर्स हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो ट्रिप पे गए हैं अब्रॉड, बाहर, एक कैपिटल असेट खरीदने। ठीक है, और उनका जो भी ट्रैवलिंग एक्सपेंस आया उस पर 12,000 का खर्चा हो गया। वो पूछ रहा है कि इस 12,000 के खर्चे को आप क्या ट्रीट करोगे? तो देखो, जब आप कोई कैपिटल असेट खरीदने जाते हो, ठीक है, और उसके खरीदने के लिए जो खर्चा होता है वो भी कैपिटल असेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, यानी कि हम उसको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लेते हैं। तो ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होता है जो डे टू डे के एक्सपेंसेस होते हैं। क्या ये रोज का खर्चा है? रोज अब्रॉड जाते हैं बाहर मशीन खरीदने? बिल्कुल नहीं। डिफर्ड रेवेन्यू वो होते हैं जो ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे आपको फायदा 1, 2, 3 साल तक के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे तो आप जाके एक कैपिटल असेट ला रहे हो, कैपिटल असेट से बेनिफिट आपको लंबे समय तक होता है। तो सही जवाब है इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर। विच ऑफ दीज एरर्स अफेक्ट 2 और मोर अकाउंट? आपको बताना है कि इनमें से कौन से एरर हैं जो 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को अफेक्ट कर सकते हैं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, जब कंप्लीट ओमिशन होता है तो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन गायब, यानी कि ना तो आपने डेबिट अफेक्ट दिखाया ना क्रेडिट अफेक्ट दिखाया। तो हो सकता है उस एंट्री के अंदर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट हो, हाँ हो सकता है, तो ये आपका सही जवाब है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपने प्रिंसिपल मिस्टेक कर दी। वैसे ही जब एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है तो वो भी आपकी 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट को इम्पैक्ट करता है। जैसे बिल्डिंग खरीद ली लेकिन आपने उसको रिपेयर में दिखा दिया, तो देखो बिल्डिंग अकाउंट भी इम्पैक्ट हो गया, रिपेयर अकाउंट भी इम्पैक्ट हो गया। एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, जब आप किसी रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग करते हो, ध्यान रखना, तो वो अकाउंट तो इम्पैक्ट होता ही है जहां पे आपने पोस्टिंग कर दी गलत, जहां नहीं करनी चाहिए थी वो भी तो इम्पैक्ट हो गया, हो गए 2 अकाउंट। तो तीनों में ही, ठीक है, मतलब ये तीनों ही तरह के एरर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है डी, ऑल ऑफ द 3। बढ़िया, चलिए, परचेज प्राइस ऑफ मशीन 8,90,000 रुपए, ठीक है, फ्रेट एंड कार्टेज 7,000 है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 30,000 है, इंश्योरेंस चार्जेस यहाँ पे 20,000 रुपए के हैं, रेसिडुअल वैल्यू है 40,000 रुपए।
एस्टिमेटेड लाइफ है 5 साल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। देखिए आपको एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो कॉस्ट है, एक मिनट, हाँ, हमारी कॉस्ट कितनी है उस पर ध्यान रखिएगा। तो कॉस्ट में काफी लोग सिर्फ परचेस प्राइस लेते हैं, जो कि गलत है। परचेस प्राइस प्लस जो भी आपने फ्रेट का खर्चा किया है मशीन को लाने के लिए वो भी ऐड करेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस बिल्कुल ऐड करेंगे क्योंकि इसके बिना तो आप मशीन यूज ही नहीं कर सकते। इंश्योरेंस चार्जेस 20,000 ये भी आप ऐड कर दीजिए। तो टोटल जो आपकी कॉस्ट आ गई वो आ गई 9,47,000 रुपीज। ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दीजिए रेसिडुअल वैल्यू 40,000 की और लाइफ आपको दे रखी है 5 साल की। तो आपका जो डेप्रिसिएशन आ गया 1,81,400 रुपीज। तो सही जवाब है यहाँ पे बी। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ डैश अकाउंट। डेप्रिसिएशन कौन सा, देखो सर बड़ी सिंपल सी बात है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है और ये ना एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, पता ही होगा आपको। हाँ, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ, कौन से अकाउंट होते हैं जिसमें कैश, जिसमें एक्सपेंसेस इनकम होते हैं, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो सही जवाब है इसका बी, नॉमिनल अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट 1.5 लाख की दे रखी है, रेसिडुअल वैल्यू मात्र आपको 10,000 रुपीज की दे रखी है। डेप्रिसिएशन फॉर 3rd ईयर एट द रेट ऑफ 10% अंडर WDV मेथड। वो बोल रहा है कि तीसरे साल का डेप्रिसिएशन बता दो अगर WDV मेथड है और रेट है 10%। तो बहुत आसान है, कॉस्ट कितनी है 1,50,000। ठीक है, अब सीधे सीधे आप कॉस्ट पे 10% लगा दो तो पहले साल का डेप्रिसिएशन हो गया 15,000। ठीक है, तो पहले साल की WDV कितनी हो गई, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो 1,50,000 में से 15,000 गया तो 1,35,000 आ गया। सर रेसिडुअल वैल्यू छोड़ दो, कोई यूज नहीं होता रेसिडुअल वैल्यू का जब आप WDV मेथड में है। अब इस पे फिर से 10% के डेप्रिसिएशन लगेगा तो 13,500 हो गया। हाँ जी सर, तो WDV कितनी हो गई दूसरे साल के एंड में, 1,35,000 माइनस 13,500 तो 1,21,500। अब इसका 10% लोगे तो आपको 12,150 तीसरे साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो आंसर है बी, 12,150 रुपए। चलिए, बैंक हैज डायरेक्टली पेड ₹2250 फॉर रेंट एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग विद पासबुक ओवरड्राफ्ट। ध्यान सुनिए, यहाँ पे हुआ क्या है, सबसे पहले तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है BRS में कि आप स्टार्ट किससे कर रहे हो। तो आप स्टार्ट कर रहे हो पासबुक के ओवरड्राफ्ट से। पासबुक का मतलब क्या होता है, बैंक स्टेटमेंट। ये कौन बनाता है, बैंक बनाता है। ठीक है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक का ओवरड्राफ्ट, OD, ओवरड्राफ्ट मतलब माइनस में चल रहे हो आप। अब हुआ क्या, बैंक ने ना, आपके बैंक ने, आपने उसको एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था कि भाई इस तारीख को इतना किराया पे कर देना, मुझसे मत पूछना, बस मेरे अकाउंट से निकाल देना। कर दिया बैंक ने 2,250 आपके खाते से निकाला। तो आपका जो बैंक अकाउंट है, जो बैंक स्टेटमेंट है, उसमें ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। अरे खर्चा कर रहा है, पहले ही ओवरड्राफ्ट माइनस में चल रहे हो आप, एक और खर्चा हो गया तो ओवरड्राफ्ट आपका और बढ़ जाएगा। लेकिन जो आपकी कैश बुक है बैंक कॉलम, उसका ओवरड्राफ्ट तो नहीं बढ़ा, आपको नहीं पता चला इसके बारे में अभी तक, कैसे ठीक करोगे सर? स्टार्टिंग पॉइंट तो पासबुक है तो उसमें से हम कम कर देंगे। सो 2250 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द पासबुक ओवरड्राफ्ट। खत्म। ठीक है, चलिए, जर्नल इज द बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। ठीक है, जर्नल में सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसे बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। सेकेंडरी और फाइनल नहीं, सेकेंडरी फाइनल तो आपकी लेजर होती है, सेकेंडरी भी लेजर बुक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक करस्पॉन्ड्स टू, देखो पहले ये देखो किसकी डेबिट साइड, बैंक पासबुक। बैंक पासबुक हम बनाते हैं नहीं, बैंक पासबुक बैंक बनाता है, बैंक स्टेटमेंट भी आप इसको बोल सकते हो। अब बैंक जब पासबुक बनाता है, इन शॉर्ट बैंक आपका अकाउंट बनाता है, कस्टमर अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, वो बात कर रहे हैं डेबिट साइड की। तो आपके अकाउंट में बैंक डेबिट साइड में क्या लिखता है, आपके सारे एक्सपेंसेस, आपके सारे विथड्रॉवल। ठीक है, तो आपकी जो कैश बुक है जो आप बनाते हो, ठीक है, उस अगर बैंक ने कोई एक्सपेंस लिखा है तो आप कहां लिखोगे, इस साइड पे, डेबिट साइड पे, रिसिप्ट पे नहीं ना, क्रेडिट साइड पे लिखोगे ना, पेमेंट में। तो बैंक जो पासबुक है बैंक की, उसमें जो डेबिट होता है वो आपकी कैश बुक में क्रेडिट पे दिखाया जाता है। ठीक है, सो डेबिट साइड ऑफ बैंक पासबुक करस्पॉन्ड्स टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। हाँ बिल्कुल सही, ये डेबिट साइड तो हो नहीं सकती, कैश बुक की डेबिट साइड में रिसिप्ट्स आती है, और डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल मजाक कर दिया इन्होंने, क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ये भी जोक था।
ठीक है, तो सही जवाब है ए, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक। टू राइट ऑफ बैड डेट फॉलोइंग एंट्री इज पास। जब आप बैड डेट्स को राइट ऑफ करते हो तो उसकी क्या एंट्री होती है, ध्यान से देखिएगा। तो बैड डेट्स को राइट ऑफ करने की आप एंट्री क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। बैड डेट्स डेबिट हो जाते हैं, लॉस है आपका, तो बैड डेप्ट अकाउंट को आप डेबिट करिए, सारे एक्सपेंसेस लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, और जो डेटर्स हैं आपके, ठीक है, जो आपको पैसा नहीं दे रहे उसको आप क्रेडिट करके कम कर देते हैं। तो सी, बैड डेप्ट डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, ये इसकी सही एंट्री होगी। आइए, अ रिकवरी ऑफ बैड डेप्ट डैश इंक्रीजेस नेट इनकम, डिक्रीजेस नेट इनकम, इंक्रीजेस ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट इनकम, नन ऑफ द अबव। देखो, जब बैड डेप्ट होता है तो आप उसे कहां दिखाते हो, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये इसके ऊपर है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। आप बैड डेप्ट के लॉस को P&L अकाउंट में दिखाते हो, है ना। अब कल को ये जो बैड, सपोज करो 100 रुपए के बैड डेट्स आपने हटा दिए थे, कि आपको लगा नुकसान हो गया, कल को पैसा मिल गया, 100 रुपए की रिकवरी हो गई, बैड डेप्ट रिकवरी हो गई 100 रुपए की, कहां दिखाओगे, यहीं तो दिखाओगे P&L के क्रेडिट साइड पे 100 रुपए। तो ट्रेडिंग अकाउंट का तो कोई रोल ही नहीं है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कहां से बढ़ गया, तो ये तो सवाल ही नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये क्रेडिट साइड पे दिखाओगे तो इनकम बढ़ेगी, हाँ, तो इंक्रीजेस नेट इनकम, जी हाँ, सही आंसर है ए, ठीक है। तो बैड डेप्ट की रिकवरी आपकी इनकम को बढ़ा देती है। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस का मतलब मैच नहीं होगा इफ, ठीक है। करेक्ट एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। अगर आप किसी एंट्री को, ध्यान सुनिएगा, अगर आप किसी एंट्री की 2 बार पोस्टिंग कर देते हैं तो क्या होगा, 2 बार डेबिट क्रेडिट में सेम अमाउंट चला जाएगा, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। तो इसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच होगा, तो ये आपका आंसर नहीं है। क्यों, आपको वो ढूंढना है जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। द परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेसेस एंड क्रेडिट टू कैश। होगा ट्रायल बैलेंस मैच, क्यों भाई, तुम जब परचेज करते हो, ठीक है, प्रिंसिपली आपकी एंट्री गलत है, परचेज अकाउंट आपको डेबिट करना था और सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट करना था, क्योंकि उधार में परचेज किया है, आपने कैश कर दिया क्रेडिट, ठीक है, अमाउंट तो सेम है ना डेबिट क्रेडिट में, तो इसकी वजह से भी जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो बढ़िया तरीके से मैच हो जाएगा, तो ये भी आपका सही जवाब नहीं है। ₹500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू क्रेडिटर्स फॉर ₹50 क्रेडिटेड टू कैश 500। ये आपके ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देगा। क्यों भाई, पेमेंट कर रहे हो, 50 रुपए डेबिट कर रहे हो, 500 रुपए क्रेडिट कर रहे हो, 450 का मिसमैच तो साफ साफ दिख गया आपको, तो इसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। ये है सही जवाब सी, ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना था, वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा, यानी कि मैच नहीं होगा, तो वो है सी। चलिए, ₹200 पेड एज वेजेस फॉर इरेक्टिंग अ मशीन शुड बी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट और मशीन अकाउंट। ध्यान रखिए, जब भी आप कोई मशीन खरीदते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर मशीन के इंस्टॉलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इरेक्शन पे आपने कोई खर्चा किया है, कुछ वेजेस दिए हैं, वो भी मशीन अकाउंट में ऐड किए जाते हैं। कैसे, मशीन अकाउंट को ही डेबिट करके। तो वेजेस अकाउंट मत डेबिट करना, मशीन अकाउंट ही डेबिट करना। अगर आप रिपेयर डेबिट कर देते हैं तो आप एक तरह से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रहे हैं, जो कि गलत है। कैपिटल तो सवाल ही नहीं होता, फर्नीचर भी यहाँ सवाल नहीं होता, ठीक है। चलिए, बैड डेब्ट इज अ कंफर्म्ड लॉस, बहुत सिंपल है। ए एंड बी परचेज अ पीस ऑफ लैंड फॉर ₹40,000। ए और बी ने एक जमीन का टुकड़ा लिया 40,000 रुपए में एंड सोल्ड इट फॉर 60,000। बहुत बढ़िया, 20,000 का फायदा हो गया 2021 में। ओरिजिनली ए हैड कंट्रीब्यूटेड 24,000, बी 16,000। व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑन वेंचर? जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इस जॉइंट वेंचर में कितने का प्रॉफिट हो रहा है। अरे भाई, प्रॉफिट निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स है 60,000 की, जमीन ली थी 40,000 की, प्रॉफिट हो गया 20,000 का। सर, ये जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, कोई मतलब नहीं है। इस कंट्रीब्यूशन को क्या करना आपको, इसी कंट्रीब्यूशन में से तो देखो ना, इन्होंने लैंड खरीदी 24 और 16 कितना होता है 40,000, तो इसी 40,000 की तो जमीन ली है इन्होंने, तो ले तो लिया तुमने कॉस्ट ऑलरेडी, ठीक है। तो कभी भी कंट्रीब्यूशन मत लेना जब आप प्रॉफिट लॉस निकालते हो। 20,000 का फायदा हो रहा है, आंसर है ए, 20,000 रुपीज। ए फॉर जॉइंट वेंचर विथ बी परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख, 2 लाख के गुड्स खरीदे उन्होंने। बी सोल्ड 80% ऑफ द गुड्स फॉर 2.5 लाख रुपए। बी ने इसमें से, चलो यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 लाख में से 80% गुड्स कितने में बेच दिए, कितने में बेच दिए, माफ कीजिएगा, 2.5 लाख रुपए में, ठीक है। चलो, तो 2 लाख का 80% आपने बेचा है, तो 2 लाख का 80% कितना हो गया, 1,60,000।
तो 1,60,000 कॉस्ट के गुड्स को आपने 2.5 लाख में बेचा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बैलेंस ऑफ गुड्स, जो बचे हुए गुड्स हैं, बचे हुए गुड्स कितने हैं, 2 लाख का 20%, यानी कि 40,000 कॉस्ट के गुड्स आपके पास बच गए। टेकन ओवर बाय बी लेके चला गया एट कॉस्ट लेस 25%, लेकिन कितने पे लेके गया, कॉस्ट माइनस 25%, तो 40,000 माइनस 25%, 30,000 में वो आपसे ये गुड्स लेके चला गया। आपको प्रॉफिट बताना है, तो देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूं, मैं आपको जॉइंट वेंचर अकाउंट बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, डेबिट में एक्सपेंसेस आते हैं। तो आपने 2 लाख के गुड्स खरीदे थे, तो यहाँ पे डेबिट में 2 लाख लिख दो, ठीक है। अब आपने इसमें से 80% गुड्स को 2.5 लाख में बेचा है, तो सेल है, इनकम है, क्रेडिट कर दो 2.5 लाख, और बाकी बचे गुड्स 30,000 में आपका जो को वेंचरर है वो लेके चला गया, तो ये भी आपकी इनकम है। तो 2,80,000 इनकम हो गई, 2 लाख की कॉस्ट है, तो 80,000 का आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है। तो आंसर है ए, 80,000 रुपए, ये है आपका प्रॉफिट इस वेंचर में, ठीक है। चलिए, सिंपल था जी हाँ। व्हाट इज द नेचर ऑफ जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट, ठीक है। देखो जॉइंट वेंचर में अलग अलग तरीके से हम जॉइंट वेंचर अकाउंट्स बनाते हैं, जब सेपरेट बुक्स होती हैं, जब सेपरेट बुक्स नहीं होती हैं। जब सेपरेट बुक्स नहीं होती हैं तो उसमें भी 2 चीजें हैं कि सारे ट्रांजैक्शंस आप ही रिकॉर्ड कर रहे हो, सामने वाला को वेंचर भी रिकॉर्ड कर रहा है, दूसरा कि आप सिर्फ अपने ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो। तो ऐसे में हम एक अकाउंट बनाते हैं, जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर अकाउंट, ठीक है। सामने वाला भी बनाएगा जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर अकाउंट, और फिर दोनों मिलकर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। वो पूछ रहे हैं कि ये जो जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट है, ये इसका नेचर क्या है, नॉमिनल है, रियल है, पर्सनल है, नन ऑफ द अबव, कौन सा नेचर है इसका। चलिए, तो ये जो अकाउंट है ये होता है आपका पर्सनल अकाउंट, यानी कि सी इसका सही जवाब है। ये नॉमिनल में तो सिर्फ इनकम एक्सपेंसेस आते हैं, रियल में तो आपके जनरली एसेट्स होते हैं। तो जॉइंट वेंचर विद को वेंचरर मतलब आपने दूसरी वाली पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए वो उसमें दिखाए जाते हैं, इसलिए ये आपका पर्सनल अकाउंट होगा। अ प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स एंड डैश टू पे, प्रॉमिसरी नोट के अंदर क्या होता है, एक प्रॉमिस होता है कि मैं ये अमाउंट पे करूंगा, या रिक्वेस्ट होता है, या ऑर्डर होता है, या ओनरशिप होती है। सर, अ प्रॉमिसरी नोट कंटेन्स एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे, नाम से समझ में आ रहा है। आप रिक्वेस्ट थोड़ा ना करोगे, प्रॉमिसरी नोट दे रहे हो उसको और बोल रहे हो प्लीज मेरे को इतना पैसा दे देना, नहीं, आप उसमें ये बोलते हो कि आई प्रॉमिस यू दैट आई विल पे यू दिस मच सम ऑफ मनी, इतने इतने टाइम के बाद इतने, ठीक है। तो सही जवाब है इसका ए परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹42,500, तो ए ने यहाँ पे 42,500 रुपए के गुड्स खरीदे। बी सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 रुपीज एट 50,000 रुपए, ठीक है। तो गुड्स हमने खरीदे 42,500 के, ठीक है, उसमें से 40,000 रुपए के गुड्स हमने 50,000 रुपए में निकाल दिए, बेच दिए। बैलेंस गुड्स यानी कि जो बचे हुए 2,500 रुपए के गुड्स हैं वो ए लेके चला गया एट सेम ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज एज इन केस ऑफ सेल। ध्यान सुनना, अब मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में सिर्फ यही है कि जो गुड्स टेक ओवर हुए हैं वो कितने पे हुए हैं। देखो ना, द अमाउंट ऑफ गुड्स टेकन ओवर विल बी, तो 2,500 के गुड्स बचे थे जो ए लेके गया, हमें बताना है कि कितनी वैल्यू पे लेके गया है। तो हमें ये बोला गया कि 2,500 पे ना आप ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दो, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सवाल ये है ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि जितना ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज आपको सेल पे हुआ था उतना ही है। तो ये कॉस्ट थी गुड्स की, ये सेल थी, तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ था 10,000 का। अगर मैं बोलूं कि जीपी परसेंटेज कितना है तो आप बोलोगे सर ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, 40 कॉस्ट पे लेना ना, क्योंकि ये भी आपकी कॉस्ट ही है यहाँ पे, इनटू 100। तो हाँ, 10,000 डिवाइडेड बाय 40,000, तो ये आ गया आपका 25% जीपी परसेंट ऑन कॉस्ट, जीपी ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप कॉस्ट पे, ठीक है। अब ये रही कॉस्ट, इस पे लगा दो 25%, 2,500 प्लस 25%, सो 3,125 में वो लेके गया। आंसर है ए। आगे बात समझ में, सिंपल। चलो, एम एंड एन एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर वेयर एम सप्लाइज गुड्स वर्थ ₹12,000 एंड स्पेंड ₹200 ऑन वेरियस एक्सपेंसेस, ठीक है। एम और एन ने एक जॉइंट वेंचर किया जिसमें एम ना गुड्स सप्लाई करता है, उसने 12,000 के गुड्स सप्लाई कर दिए और 200 रुपए उसने कुछ खर्चों में लगा दिए। एन दूसरा को वेंचरर सेल्स द एंटायर लॉट फॉर 15,000, मीटिंग सेलिंग एक्सपेंसेस 400 रुपए, सेलिंग एक्सपेंसेस 400 के हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर है। एन रेमिट्स एम द अमाउंट ड्यू, द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस विल बी। आपको बताना है कि यहाँ पे जो एन है ना, वो एम को कितना पैसा देगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो
एन एम को कितना पैसा देगा? एक तो एम ने जो खर्चे किए, एम ने क्या क्या खर्चे किए? 12,000 के गुड्स लिए, ठीक है, 200 के वेरियस एक्सपेंस किए, तो 12,200 तो उसको देने ही देने हैं। दूसरा एक और चीज देगा, क्या? प्रॉफिट वेंचर का। तो वेंचर का, जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट निकाल लो। सेल कितने की हुई है? 15,000 की, है ना। और उसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस हैं 400, 12,000 के कॉस्ट थे और 200, इसके अलावा कुछ और है नहीं है। तो 15,000 माइनस 12,000 माइनस 200 माइनस 400, 2400 का प्रॉफिट हुआ है और दोनों बराबर इक्वल बांट रहे हैं। तो एम को कितना मिलेगा? 1200 का प्रॉफिट। तो टोटल हमें एम को कितना देना है? 12,200, ये हो गया, एक मिनट, ठीक है, और 24, माफ कीजिएगा, हाँ 12,200 प्लस 1200, तो टोटल 13,400 एन एम को देगा। सर एन ही क्यों देगा? भाई सेल किसने की है? एन ने ना। पैसा किसके पास है? एन के पास है। तो वो एम को बुलाएगा, बोलेगा ये लो तुम्हारा 13,400 रुपए, बाकी जो बचा वो मेरा, क्योंकि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं ना, मैंने तो सिर्फ 400 रुपए का खर्चा किया था और 2400 में से 1200 का प्रॉफिट, यानी कि 1600 रुपए लेके जाऊंगा, ठीक है। तो कितना देगा एम को एन? 13,400 रुपए, ठीक है। मिस्टर पी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर क्यू फॉर ₹60,000। एक मिनट, कैसो ये आपका 6 लाख रुपए है, ठीक है। सो मिस्टर पी सोल्ड गुड्स टू मिस्टर क्यू, 6 लाख रुपए के गुड्स बेचे। हाफ ऑफ द अमाउंट विल बी रिसीव्ड इन कैश, यानी कि आधा अमाउंट, 6 लाख का आधा 3 लाख होता है, आपको कैश में मिलेगा। और जो बैलेंस अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट कितना है सर? उतना ही हो जाएगा, 3 लाख। उसके लिए आप मिस्टर क्यू के ऊपर एक बिल ड्रॉ करोगे। फॉर व्हाट अमाउंट मिस्टर पी शुड ड्रॉ अ बिल? मिस्टर पी मिस्टर क्यू के ऊपर कितने अमाउंट के लिए बिल ड्रॉ करेगा? बचा हुआ अमाउंट 3 लाख, एकदम इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ठीक है। सो सही जवाब है ए, 3 लाख रुपया। अ पर्सन हु एंडोर्सेस अ बिल इज कॉल्ड, एक पर्सन जो बिल एंडोर्स करता है दूसरी पार्टी को, उसको हम बोलते हैं एंडोर्सर। उसे क्या बोला जाता है? एंडोर्सर ऑफ द बिल। तो सही जवाब है यहाँ पे डी, ड्रॉयर। देखो ड्रॉयर, जनरली बच्चे ड्रॉयर और एंडोर्सर में कंफ्यूज होते हैं। देखो ड्रॉयर वो होता है जो बिल एंडोर्स करता है, मैं मानता हूं वो अपना बिल किसी और को दे देता है, ठीक है। लेकिन जब एंडोर्समेंट की चालू होता है, ये प्रोसेस चालू होता है एंडोर्समेंट का, तो ड्रॉयर को ही हम एंडोर्सर कह देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए कि जो बिल एंडोर्स करता है वो आपका एंडोर्सर कहलाता है। तो सही जवाब है डी। फिक्स असेट्स आर डैश, बहुत लंबा डैश है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या लिखा है ऑप्शन में। केप्ट इन द बिजनेस फॉर यूज ओवर अ लॉन्ग टाइम फॉर अर्निंग इनकम। सर यही तो सही जवाब है, क्यों? यही तो होता है फिक्स असेट्स। क्या होता है फिक्स असेट? जिन्हें हम बिजनेस में यूज करने के लिए रखते हैं, बेचने के लिए नहीं, लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए। क्यों? ताकि हम इनकम अर्न कर सकें। अगर वही इनकम आपको 1 साल के अंदर हो रही है तो करंट एसेट होता है, 1 साल से ज्यादा के लिए हो रही है तो वो आपका फिक्स असेट कहलाता है। यहाँ पे लॉन्ग टाइम लिखा है तो मैं मान के चल रहा हूं कि 1 साल से ज्यादा। तो सही जवाब है आपका ए। मेंट फॉर रीसेल, बिल्कुल नहीं, जो रीसेल के लिए होते हैं वो फिक्स असेट नहीं, वो आपके गुड्स होते हैं। मेंट फॉर कन्वर्जन इनटू कैश एज क्विकली एज पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपके करंट असेट्स होते हैं जिनको आप जल्दी से जल्दी, करंट असेट्स या क्विक असेट्स जिनको आप जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सही जवाब है यहाँ पे ए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, सेल्स में से अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा दी जाए तो क्या बचता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपका सही जवाब है। और यहाँ पे सेल्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज, पता नहीं क्या है, कुछ भी इक्वेशन बना दी गई है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की इक्वेशन होती है। नन ऑफ द अबव सही नहीं है, तो सही है ए, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम स्पेशल फंड विल बी क्रेडिटेड टू, ध्यान समझना, स्पेशल फंड से कोई भी इनकम अगर आपको अराइज हो रही है तो उसे आप कहां लेके जाओगे, कहां क्रेडिट करोगे? स्पेशल फंड, बैलेंस शीट में वहीं क्रेडिट करोगे। सो क्रेडिटेड टू स्पेशल फंड इन द बैलेंस शीट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं, जनरल फंड भी नहीं, नन ऑफ द अबव भी नहीं, ठीक है। चलिए, प्राइम कॉस्ट दे रखी है आपको 67,000 की। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को जोड़ के प्राइम कॉस्ट कहते हैं। डेप्रिसिएशन दे रखा है 3,000 रुपए का। फैक्ट्री का जो किराया है, रेंट है, वो 200% है डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन 3,000 है, 3,000 का 200% ले लो, डबल कर दो, 6,000। ये है आपका फैक्ट्री का किराया। आपको बताना है फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है। तो देखो फैक्ट्री कॉस्ट क्या होता है? फैक्ट्री कॉस्ट
इज इक्वल्स टू ओके आपकी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री के ओवरहेड्स। अभी प्राइम कॉस्ट कितनी है तुम्हारी 67,000। अब ओवरहेड्स में एक तो डेप्रिसिएशन ओवरहेड है 3,000 और फैक्ट्री का रेंट है दूसरा ओवरहेड 6,000। 6 3 9 67 और 3 कितना हो गया 70 70 और 6 76 76,000 है आपकी फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, सही जवाब 76,000 ही है। तो ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है यहाँ पे इन्होंने। ठीक है 76,000। डोंट वरी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा आपके साथ। ठीक है चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फीचर नहीं होता है। इट इज एस्टेब्लिशमेंट्स आर एस्टेब्लिश्ड फॉर फर्निशिंग सर्विस टू अ पर्टिकुलर ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज। ये एनपीओ का फीचर होता है, उनका काम ही यही होता है सर्विस प्रोवाइड करना, है ना। देयर एक्टिविटीज आर नॉर्मली रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। थोड़ी देर में आते हैं इसमें। The principal source of income of these organizations are entrance fees, life membership fees, annual subscription, donation, grants। याद आ गया? हाँ जी सर, ये भी फीचर होता है, यही तो उनकी सोर्स ऑफ इनकम होती है। The surplus generated in the form of excess of income over expenditure is not allocated amongst the member। बिल्कुल सही। एनपीओ के केस में जो भी सरप्लस होता है इनकम का ज्यादा होना एक्सपेंसेस से, उसे आप मेंबर को नहीं बांटते हो। उस सरप्लस को इनकम को ठीक है आप अपने बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पे लगाते हो। ठीक है, तो ये भी फीचर है। तो इसमें से एक ही बचा, वो है बी, जो सही जवाब है कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती है। ये कह रहे हैं करती है, नहीं करती गवर्नमेंट रेगुलेट। वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट उनको रेगुलेट करने लगे। ठीक है, डैश इंडिकेट्स द क्यूमुलेटिव क्लेम ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। डैश इंडिकेट्स द क्यूमुलेटिव क्लेम ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के अंदर ओनर जो होता है उसका एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है, आपको पता ही होगा, कैपिटल अकाउंट। इस कैपिटल अकाउंट के अंदर जितना भी अमाउंट होता है, मैं कहता हूं लेट्स से 4 साल के बाद 10 लाख रुपए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह कि बिजनेस कह रहा है कि मुझे ओनर को 10 लाख रुपए देने हैं। इसीलिए तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखते हो ना कैपिटल, ये लायबिलिटी होती है बिजनेस की ओनर के प्रति। ठीक है, तो डैश इंडिकेट्स द क्यूमुलेटिव क्लेम ऑफ द ओनर ऑफ द बिजनेस। तो ओनर क्लेम कर सकता है 10 लाख, तो कैपिटल अकाउंट इंडिकेट्स द क्लेम। तो सही जवाब है ए, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स तो बस यही क्लेम करेगा ना। क्या देखो, सन्ड्री क्रेडिटर पहले बात तो ओनर होता ही नहीं है, एक थर्ड पार्टी है। बिल्स पेबल थर्ड पार्टी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी थर्ड पार्टी के लिए ही होते हैं। तो ओनर तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट के जरिए ही क्लेम कर सकता है। ठीक है, चलो द बैलेंस ऑफ द पेटी कैश। पेटी कैश क्या होता है सर? पेटी कैश तो असेट होता है। तो जो पेटी कैश में बैलेंस होगा वो क्या होगा सर? पेटी कैश में जो बैलेंस होगा वो बचा हुआ पेटी कैश होगा। मेरे पास 1000 रुपए थे, 800 लगा दिए, 200 बच गए, पेटी कैश बच गया। कितने का? 200 रुपए का। तो बैलेंस कितना है? 200, और वो क्या होता है? असेट। तो सही जवाब है सी। पेटी कैश का जो बैलेंस है वो भी असेट ही हुआ ना। अगर पेटी कैश असेट है तो एक्सपेंस तो हो ही नहीं सकता। एक्सपेंस तो वो होता है कि आपने 1000 में से 800 रुपए खर्च किए, तो वो 800 रुपए एक्सपेंस है। इनकम तो हो ही नहीं सकती और लायबिलिटी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एंट्रेंस फीस अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज टू बी टेकन एज अ। ये बोल रहा है कि जो एंट्रेंस फीस होती है उसको आप जनरली नॉर्मली ठीक है क्या लेके चलते हो? कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंस या रेवेन्यू एक्सपेंस। तो ध्यान दीजिएगा, जनरली सबको लगता है कि एंट्रेंस फीस एक ही बार दी जाती है तो उसे हम कैपिटल रिसिप्ट मान लेंगे अगर कुछ नहीं लिखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फीस क्या है, क्यों है, कैसे है, आप हमेशा एंट्रेंस फीस को एक रेवेन्यू रिसिप्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। लिख लीजिए इसको। ठीक है, अगर लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फीस वन टाइम फीस है एटसेट्रा एटसेट्रा इस तरह की बातें, तो फिर आप उसे कैपिटल रिसिप्ट लीजिए। अदरवाइज कुछ नहीं लिखा है, रेवेन्यू रिसिप्ट ही लेना है आपको। द कैपिटल ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली नोन एज। आपको पता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल है उसे हम कैपिटल नहीं, उसे हम कैपिटल फंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इक्विटी बिल्कुल नहीं, ये तो कंपनीज के केस में यूज किया जाता है। एक्यूमुलेटेड फंड, फाइनेंस रिजर्व, कैश फंड। तो इसमें से आप देख ही सकते हैं सिर्फ एक ही है जिसके आगे फंड वर्ड दिख रहा है, तो एक्यूमुलेटेड फंड आपका सही जवाब है। ठीक है, आइए। कैरेज ऑन गुड्स परचेज इज शोन इन द। जब आप गुड्स खरीदते हैं तो उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा करते हैं, हाँ, जिसे हम कैरेज बोलते हैं,
उस कैरेज को कहां शो किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या नन ऑफ द अबव? तो देखो आप ये समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने जो गुड्स परचेज किए हैं एंड जो गुड्स आपने सेल किया है उसकी डिटेल्स होती है, और यहाँ पे जो कैरेज है वो किस पे है? गुड्स परचेज पे ही है, तो वो आएगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर हम कैरेज पे कर रहे हैं गुड्स के सेल होने पर, गुड्स बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो उस पे जो कैरेज है, ठीक है, वो भी ट्रेडिंग में आएगा? नहीं, फिर वो आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सेलिंग एक्सपेंस होता है, वो पीएनएल अकाउंट में जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है कैरेज ऑन गुड्स परचेज, ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, और जो कैरेज आउटवर्ड होता है आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सही जवाब है यहाँ पे ए, ट्रेडिंग अकाउंट। आइए, ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपए का है, क्लोजिंग स्टॉक 40 का है, 1000 का, परचेज है 1,90,000 की, प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है 16.67% का। ध्यान रखना, प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि ये परसेंट किस पे लगेगा? ऑन सेल्स पे, ऑन सेल्स एट द रेट ऑफ 16.67%। देन द सेल्स आर, आपको बतानी है कि सेल कितनी होगी। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है, काफी स्टूडेंट्स को इसमें चैलेंज आता है सॉल्व करने में। आपको सेल्स निकालनी है, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है? सर ये तो कोई बच्चा ही बता दे, सेल्स होता है, ठीक है। कॉस्ट कितनी है आपकी? कॉस्ट से मेरा मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका? 50,000, ठीक है, प्लस परचेज कितना है आपका? 1,90,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका? माइनस 40,000, ठीक है। तो लगा लेते हैं 50,000 प्लस 1,90,000 माइनस 40,000, 2 लाख की आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, यानी कि आपने 2 लाख कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं। अच्छा, और क्या दिया हमको? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 16.67% ऑन 16.67% ऑन सेल्स। सेल्स तो पता ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, सेल्स को एक्स ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 होगा, तो जस्ट अ सेकेंड, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, तो ये हो जाएगा 0.1667 x इज इक्वल्स, बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको x यानी कि आपकी सेल्स मिल जाएगी। कर लेते हैं, आइए। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, एक मिनट, आई होप आपको ये पता ही होगा, मैं बता देता हूँ, इधर आ जाओ इसमें। तो ये प्लस वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 2 लाख 1 में से ये गया तो 0.8333x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 0.833, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,40,000 रुपए, ठीक है। 2,40,000 रुपीज आ गई एक्स की वैल्यू, यानी कि सेल्स। ये देखिए आंसर है ए, 2,40,000 रुपए, ठीक है। चलो, इफ इनकम इज ₹32,000 रुपीज एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 8,300, देन एक्सपेंडिचर इज डैश। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे बताता हूं आपको। देखो, इनकम है ना, में से अगर मैं एक्सपेंडिचर हटा दूं तो क्या बचता है? सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है, सरप्लस या डेफिसिट। अभी डेफिसिट कब होता है? जब आपके एक्सपेंस माइनस इनकम हो जाए, यानी कि आपके एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है, तब मिलता है डेफिसिट। अच्छा, डेफिसिट कितना है जो कैपिटल फंड में लेके गए हो? 8,300। इनकम कितनी है? 32,000 रुपए। तो वो पूछ रहा है एक्सपेंडिचर कितना है, ठीक है, थोड़ा घुमा के पूछा है, तो उन्होंने पूछा एक्सपेंडिचर कितना है। तो सीधी सी बात है, 32,000 प्लस 8,300, 40,300 का खर्चा किया है, तभी तो डेफिसिट आ गया ना, इनकम से ज्यादा खर्चा हो गया 8,300 से। तो 40,300 इज द राइट आंसर। सो सही आंसर है आपका सी। 8,300 तो डेफिसिट है आपका, 32,000 तो इनकम है आपकी, 23,700 तो पता नहीं क्या है, ठीक है। चलो, असेट अपियरिंग इन द बुक्स नो रियल वैल्यू आर नोन एज। ऐसे कौन से असेट है जिनको आप बुक्स में तो दिखाते हो लेकिन उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं होती, ठीक है, उनको कहा जाता है फिक्टिशियस असेट। ये लिखा हुआ है फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस का मतलब ही होता है क्या? कोई चीज है लेकिन वैल्यूलेस है। करंट असेट, करंट असेट तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। करंट असेट्स तो वो होते हैं जो हमें 1 साल तक बेनिफिट देते हैं, जैसे कि कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेटर्स हो गए आपके,
तो कैश डेटर्स आपके करंट एसेट्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, उनकी वैल्यू भी होती है। फिक्स एसेट जैसे कि मशीन हो गई, बिल्डिंग हो गई, ये सब आपके फिक्स एसेट्स होते हैं जो लंबे समय तक बेनिफिट देते हैं, तो उनकी भी वैल्यू होती है। टेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जैसे मशीन, बिल्डिंग, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, ठीक है। तो बस फिक्टिशियस ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी कोई वैल्यू रियल में, एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं होती। तो सही जवाब है ए, फिक्टिशियस एसेट्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रिलेवेंट कॉस्ट। देखो, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसका मतलब क्या होता है, जैसे मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज है, मैं ए में जा सकता हूं और बी में जा सकता हूं पढ़ाने के लिए, ठीक है। ए में अगर जाता हूं तो मान के चलो 1 लाख रुपए मिला, बी में अगर जाऊंगा तो 1,20,000 मिलेगा। अब कोई बोलेगा सर दोनों में जाओ, नहीं, टाइम लिमिटेड है तो मैं एक ही में जाऊंगा। तो अगर मैं ए में जाता हूं, ठीक है, मान लो मैं ए में जाता हूं, तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा, 20,000। ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रिलेवेंट कॉस्ट मानी जाती है जब भी आप कोई भी डिसीजन लेते हो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट कॉस्ट होती है। संक कॉस्ट तो वो होती है कि आपने पास में कोई मशीन ली थी, कोई कॉस्ट इनकर करी थी, डूब गया वो पैसा, उसको संक कॉस्ट बोलते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट तो वो होती है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा लगना चाहिए। इररिलेवेंट कॉस्ट वो होती है जो बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं होती डिसीजन मेकिंग के लिए, जैसे संक कॉस्ट वो इररिलेवेंट होती है, ठीक है। तो सही जवाब है यहाँ पे सी, यानी कि रिलेवेंट कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज अ पार्ट ऑफ डैश। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट किसका पार्ट होता है, प्राइम कॉस्ट। सर प्राइम कॉस्ट के अंदर तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या आता है सर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बस सर अब यहीं रुक जाओ, क्यों, ये देखो ना इनडायरेक्ट मटेरियल आता हो गया फैक्ट्री ओवरहेड में, यही तो पूछा इन्होंने। तो इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। चार्जेबल एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को चार्जेबल एक्सपेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर है आपका बी। स्टेटमेंट शोइंग ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट इज नोन एज। ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिसके अंदर कॉस्ट को का ब्रेकअप दिखाया जाता है कि ये इतनी कॉस्ट है, इस कॉस्ट को ये बोलते हैं, ये है, फलाना ये है। सर कॉस्ट शीट कहते हैं उसको, तो बचपन से जानते हैं तो हम, है ना। कॉस्ट शीट के अंदर ही तो आप ब्रेकअप दिखाते हो ना, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिर फाइनली सेल्स, फिर प्रॉफिट, है ना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में तो प्रॉफिट निकाला जाता है। प्रोडक्शन अकाउंट के अंदर सिर्फ ये बताया जाता है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी है, बाकी कॉस्ट नहीं दिखाते उसमें। टेंडर तो कोई और ही चीज है, ये तो वो होती है गवर्नमेंट को आपसे कुछ काम करवाना है तो वो गवर्नमेंट एक टेंडर देती है, फिर आप टेंडर भर के उसको देते हो अपने अपना अमाउंट लिख के, तो बिल्कुल सेपरेट चीज है। तो कॉस्ट शीट वो स्टेटमेंट है जहां पे हम कॉस्ट का ब्रेकअप दिखाते हैं, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन इज लॉन्ग टर्म फेनोमेना, इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट रिडक्शन क्या है, कॉस्ट रिडक्शन इज अ लॉन्ग टर्म फेनोमेना, इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड्स, इट इज कैरिड आउट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द क्वालिटी। तो अगर आप कॉस्ट रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कहीं भी तो आपको ये लाइन जरूर मिलेगी। देखो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब होता है कि आप कॉस्ट कम कर रहे हो, यही होता है ना। लेकिन इसके अंदर क्या है कि जब आप कॉस्ट तो कम कर रहे हो लेकिन आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब नहीं होने देना, ये कॉस्ट रिडक्शन होता है। तो सिर्फ कॉस्ट कटिंग करना कॉस्ट रिडक्शन नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बनी रहनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। और ये कोई लॉन्ग टर्म फिनोमेना नहीं होता कि 4-10 साल तक करते रहोगे, अरे एक बार किया हो गया, ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद किया हो गया, तो लॉन्ग टर्म फिनोमेना नहीं होता। और ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टैंडर्ड्स को इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड, तो इसमें ये भी बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। आइए, CAS स्टैंड्स फॉर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। 12, 14, 16, 10 इसमें से कौन सा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो रिपेयर और मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए होता है? जवाब है इसका 12। CAS 12 स्टैंड्स फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। चलिए बाकी भी लिख लीजिए कि जो CAS 14 होता है पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट के लिए होता है, CAS 16 डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन के लिए होता है और CAS 10 आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए होता है, ठीक है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल्स टू ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस डैश क्लोजिंग स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। देखो नेट फैक्ट्री कॉस्ट कैसे निकालते हैं, प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हो तो आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाती है। उसके बाद आप ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड करते हो, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते हो तो आपको नेट फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाती है। सो प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, सो प्लस ओपनिंग स्टॉक इन WIP, ओपनिंग स्टॉक इन, हाँ यही होगा ए, ओपनिंग स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस, ये आपका सही जवाब है, ठीक है। Which of the following items is excluded from cost account? इसमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो कॉस्ट अकाउंटेंट में नहीं होता, माफ कीजिए कॉस्ट अकाउंट्स में नहीं होता। इनकम टैक्स कॉस्ट अकाउंट में नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं होता है,
कैश डिस्काउंट नहीं होता है, बैड डेट भी नहीं होता है। तो बेसिकली कॉस्ट अकाउंट के अंदर ये चारों ही नहीं होते हैं। एक जस्ट सेकेंड, ठीक है, तो ये चारों ही कॉस्ट अकाउंटिंग के पार्ट नहीं होते हैं। आइए, इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है आपको 5,95,000 की। फाइंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट विच इज 9.315% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सिंपल मैथ्स का क्वेश्चन है ये। तो आपको फैक्ट्री कॉस्ट दे रखी है, उसका 9.315% आपकी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट है। सो 5,95,000 ले लीजिए कैलकुलेटर में, इंटू करिए 9.315%, तो 55,424.25 आ गया। ये रहा, बी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए। इन अ सीमेंट फैक्ट्री डैश इज यूज एज एन एप्रोप्रिएट कॉस्ट यूनिट। वो पूछ रहा है कि सीमेंट फैक्ट्री में कॉस्ट यूनिट क्या होगी। तो देखो, जो सीमेंट होता है उसे हम मैट्रिक टन में मेजर करते हैं। आप खुद सोचो ना, मेगावाट किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है, वेट के लिए, सीमेंट के लिए नहीं होता। टन किलोमीटर, किलोमीटर पैसेंजर किलोमीटर। सीमेंट फैक्ट्री में किलोमीटर का क्या काम है? ये तो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी, उनके लिए होता है ना। तो मैट्रिक टन में हम सीमेंट फैक्ट्री के अंदर जो सीमेंट होता है उसको मेजर करते हैं। ठीक है। CAS 10 स्टैंड्स फॉर दी डायरेक्ट एक्सपेंस। थोड़ी देर पहले अगर आपको याद होगा, जब हम CAS 12 के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको 10 के बारे में बताया था। ये देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा ही हुआ है। तो CAS 10 जो होता है वो आपको ये बताता है कि डायरेक्ट एक्सपेंस का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो सही जवाब है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। आगे बात समझ में, चलिए। सो CAS 20 इज रिलेटेड टू, CAS 20 आपका रॉयल्टी और टेक्निकल नो हाउ फीस से रिलेटेड होता है, ना कि पॉल्यूशन कंट्रोल कॉस्ट, कैश डिस्काउंट और पैकिंग मटेरियल कॉस्ट से। ठीक है। द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कॉस्टिंग इन टॉय। जो टॉय मेकिंग इंडस्ट्री जो खिलौने बनाती है वो कौन सी कॉस्टिंग यूज करती है? प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं, जॉब कॉस्टिंग बिल्कुल भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, बैच कॉस्टिंग, क्योंकि जो टॉयज होते हैं वो बैचेस में बनते हैं, एक लॉट में बनते हैं। ठीक है। और द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ कॉस्टिंग ऑयल रिफाइन। देखो, ऑयल रिफाइनिंग, रिफाइन मतलब किसी भी चीज को जब आप रिफाइन करते हो तो उसके लिए लगता है प्रोसेस, एक प्रोसेस, दो प्रोसेस, तीन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं, ना कि बैच, जॉब या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। चलिए, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश कॉस्टिंग इज टू असरटेन द कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड इन द पास्ट। ऐसा कौन सी कॉस्टिंग सिस्टम है जिसका ऑब्जेक्टिव है कि पास्ट में आपने जो कॉस्ट इनकर की है ना उसको जानना। पास्ट में जो कॉस्ट इनकर की उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो उस कॉस्टिंग सिस्टम को भी हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्टिंग सिस्टम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर तो हम अपनी कॉस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, आई मीन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब कराया जाता है एक्चुअल आउटपुट के ऊपर। बैच कॉस्टिंग में बैचेस के हिसाब से कॉस्टिंग होती है। सर्विस कॉस्टिंग तो सर्विस इंडस्ट्री के लिए होती है। ठीक है। तो सही जवाब है इसका बी, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग।